तो आज इस पॉडकास्ट में शुक्का चक्र अवॉर्डी रिटायर्ड कर्नल एस पठानी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? तंदीप जी एंड पारस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि और मेरा ये पहला एक्सपोजर है पॉडकास्ट में, सो माय थैंक्स फॉर दैट एंड लेट्स फ्लो नाउ। श्योर सर। शौर्य चक्र, इट्स अ बिग थिंग। एंड तो शौर्य चक्र के पीछे कहानी क्या है? देखिए, आई विल जस्ट ट्राई टू शेयर विद योर ऑडियंस। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स, उसके अंदर पीवीसी उसका इक्विवेलेंट है अशोक चक्र, महावीर चक्र का जो इक्विवेलेंट है पीस टाइम में वो है कीर्ति चक्र, और वीर चक्र का जो इक्विवेलेंट है वो है शौर्य चक्र। सो देयर इज़ ए सेपरेट कैटेगरी फॉर गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, एंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने इनको कुछ इंसेंटिव भी देते हैं, वो मैं आपसे साथ बाद में शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर हम अगर दूसरे रंग की बात करते हैं अवार्ड्स के अंदर, उसके अंदर सेना मेडल आ जाता है, गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, उसके बाद आपके पास AVSM PVSM सीरीज़ आती है। सो दिस इज़ अ सिस्टम इंडिया इज़ वर्किंग ऑन एज फॉर द अवार्ड्स आर कंसर्न, गैलेंट्री एंड अदर अवार्ड्स इन अवर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सर, कहाँ पर आपकी मतलब जर्नी की शुरुआत है? स्पेशली हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करना चाहते हैं कि यहाँ पर आप कहाँ थे? देखिए, आई वॉज बोर्न इन ए विलेज, ये जाखो ठंडी हुई के पास में है। एंड प्रॉब्ली आई वाज 1 year old or 2 year old व्हेन हमारे जो माँ बाप थे वो जम्मू शिफ्ट कर गए, तालाब तुलो में रहते थे। उसके बाद हमने रिहाड़ी शिफ्ट किया। 81 आई वाज कमीशन जम्मू एंड कश्मीर राइफल। मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो मिज़ोरम में थी, और वहीं पे मेरे को ये जो शौर्य चक्र अवार्ड हुआ था। उसके बाद हमारी जर्नी चलती रही, अलग अलग स्टेशन, कभी पलटन के अंदर, कभी स्टाफ में, एंड फाइनली 91 आई वेंट फॉर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। उसके बाद फिर मैंने UN मिशन में गया कंबोडिया में, और हमारी पलटन को वो श्रेय मिला था, फोर्ट जैक के साथ गया था, जो ओल्डेस्ट पलटन है, फतेह शिव जी के नाम से उसको जाना जाता है। तो हमने वहाँ पे इलेक्शन कराए थे कंबोडिया में। 6.5 महीने का टेन्योर था, उसके बाद हम वापस आ गए। फिर मैं यहाँ जम्मू में DQ रहा हूँ। पलटन मैंने कमांड की द्रास और काक्सर के अंदर, और द्रास को तो आपको पता है कितनी इसको मशहूरी मिली थी जब लड़ाई चली थी, मीडिया कवरेज। दैट इज़ द फर्स्ट ऑपरेशन वेयर बरखा जी छाए हुए थे। और काक्सर वाज द प्लेस वेयर वी सफर्ड द लॉस ऑफ सौरभ कालिया हु वाज म्यूटिलेटेड बाय दीज पाकिस्तानीज। उसके बाद फिर मैं डिप्टी कमांडर रहा यहाँ पे काजीकुंड में RR के सेक्टर में। उसके बाद मैंने TA बटालियन कमांड की। उसके बाद 3 साल मैंने सोल्जर बोर्ड सांबा में लगाए। 18 में मैंने राजनीति ज्वाइन की, और पिछले 7 साल से मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को मिली हुई है टू बी द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ सैनिक समाज पार्टी। तो ये हमारी मुख्तसर सी जर्नी है। ओके। अच्छा, तो सर लाइक हम सब सुनते हैं आर्मी, इट्स अ बिग थिंग टू बी इन आर्मी, बट आर्मी में आने के लिए एक इंसान के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? क्या कॉन्फिडेंस से मैटर करता है, या क्या उसके अंदर एक देश भावना भी होनी चाहिए? देखिए, आर्मी प्रोफेशन जैसे बाकी प्रोफेशन है वैसे आर्मी की प्रोफेशन है, वो एक यंगस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, उसकी अपनी सोच है। हमारे टाइम में क्या होता था कि बड़े लिमिटेड ऑप्शन थे। एक यंगस्टर जब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं ये सोचता था कि मैं या तो वकील बनूंगा या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूंगा, ये मेरी सोच थी, या लेक्चरर बनूंगा। उस समय ऑप्शन क्या थे? आप बैंक में जा सकते थे, आप IAS IPS की तैयारी कर सकते थे, या आप लोग कहीं और कोई नौकरी मिल जाए तो वो कर सकते थे। और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन उन दिनों था वो था कि आर्म फोर्सेस। इसका एक ग्लैमर था, इसकी एक रिस्पेक्ट थी। उसके बाद ये सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आते गए। अभी आप देखिए कितने एवेन्यूज खुल चुके हैं। आप IIM ले लीजिए, IIT ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, नंबर ऑफ थिंग्स हैव हैपन। बैंकिंग ले लीजिए, मल्टी नेशनल कंपनीज है मूव। तो आजकल का जो यंगस्टर्स है उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और दूसरी ये चीज़ है कि बाय एंड लार्ज जब से आर्मी जो है इंसर्जेंसी रोल्स में आई है, तो वो लोगों को पता चल रहा है। वो जो क्रेज़ थी, जो पहले शायद हम ये कह सकते हैं कि एक यंगस्टर के लिए आर्मी और आर्म फोर्सेस वाज द फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, अभी वो 7वें और 8वें नंबर पे आ चुका है। सो नॉट वेरी मैनी पीपल, यंगस्टर जो है वो आर्मी को प्रेफर करते हैं। एक तो डिफ़िकल्ट लाइफ है। देखिए, आपकी एक फील्ड पोस्टिंग होगी, वहाँ पे आप
2 महीने आपको छुट्टी मिलेगी, कभी वो भी नहीं मिलेगी। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड में मैंने जैसे आपको बताया वहाँ पे द्रास के अंदर 14,000 जो स्क्वायर फुट के ऊपर मेरा टेक्निकल हेडक्वार्टर था। वहाँ आप हरकत भी नहीं कर सकते, एक FRP बनी होती है, उसके अंदर आपको रहना पड़ता है। तो लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। अभी आप देखिए गलवान वैली में हमारे जो सोल्जर थे 60,000 आईसी हाइट्स, इतना एल्टीट्यूड वहाँ सांस नहीं ली जाती है। तो ये जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी विज़ और पैसे भी कम है कंपेयर टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो लोगों ने या यंगस्टर ने सोचा कि आर्मी को आप नीचे ले आइए प्रायोरिटी में, और उसके बाद अगर नहीं मिलती तो फिर हम फौज में चले जाएंगे। तो अभी वही हो रहा है। दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड एज ए रिजल्ट आई मे से दैट जो क्रीम हमारे पास आती थी, NDA देखिए अभी भी बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन है। मैं अपीयर होता था NDA में, और IAS के आप इसके साथ मिला के चलिए, IAS से और NDA के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। IAS को क्या एडवांटेज है कि वो 25-26 साल में उनको बहुत टाइम मिलता है। तो इसमें तो 11वीं पास बच्चा जो था वो NDA में जाता था, एंड डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका SSB भी होता था, विच इज़ अगेन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट बाय एंड लार्ज विद द चेंजेस इन सोशो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर अभी लोगों का जो आकर्षण है वो कम होता जा रहा है। अभी पहले आपने देखा होगा फौज के अंदर हम जवान लेवल की बात करते हैं, जब से अग्निवीर आए हैं लोगों का फिर इंटरेस्ट कम हो गया। बिकॉज वो 4 साल के लिए 18 साल का बच्चा जाएगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा। और 75% वो रिटायर होंगे। तो गवर्नमेंट को कुछ एनीवे दैट्स देयर पॉलिसी, दे आर वाइज पीपल, सो लेट्स एक्सेप्ट इट। जी, जैसे वही अग्निवीर का आपने बोला, अग्निवीर का कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं इंटरेस्टेड है भी, कुछ नहीं भी है, कुछ युवा, पर उनमें है कि ये 4 साल, पर गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 4 साल के बाद उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम है। हमारा जो पेंशन बजट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई तरकीब निकालनी है। और दूसरी जो गवर्नमेंट की जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि क्या हमारे जो एडवर्सरीज हैं चाइना और पाकिस्तान, क्या इनके साथ ओपन वॉर होगा? बहुत मुश्किल है, बिकॉज तीनों जो है न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर इज ए डेटरेंस। तो जो हमारे थिंकर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि यार इतना पैसा आर्मी के ऊपर क्यों खर्चा किया जाए। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ रिड्यूसिंग द पेंशन बजट बाय इंट्रोड्यूसिंग स्कीम। और उसके ऊपर भी विचार चल रहा है, शायद इनके अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट आएगी, 4 साल की जगह शायद 8 साल करते हैं। बट सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो हो रही है वो ये है कि इन लोगों को ना तो स्टेटस मिलेगा एक्स सर्विसमैन का, ना इनको कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलेगी, ना इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो कुछ है इशू जो गवर्नमेंट विल आयरन आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उनको फीडबैक मिलेगी। आई एम वेरी श्योर अवर गवर्नमेंट इज़ कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग दिस इशू, एंड जो देश के हित में निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो कश्मीर टाइम पे या जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग रही, उस दौरान आतंकवाद को आपने कितने करीब से देखा? देखिए मेरी सबसे पहली जो पोस्टिंग हुई थी दैट वाज इन 95-96 एज ए कंपनी कमांडर इन उड़ी। ओके। वहाँ पे मैंने, और जो पहले इलेक्शन हुए थे उस टाइम वो हमने कंडक्ट कराए थे। इसके अलावा मिलिटेंसी भी थी वहाँ पर। जी। मिज़ोरम में जैसे मैंने बता दूँगा, वहाँ पे मिज़ो नेशनल फ्रंट थी, इंसर्जेंसी थी वहाँ, और मेरे को जो अवार्ड मिला था उसी के लिए मिला था कि आई कुड कैप्चर सम मिलिटेंट्स। ओके। उसके बाद मैंने एज ए DQ 36 ब्रिगेड में नौकरी की। और उसके बाद जब मैं CO था, जब मैं TA बटालियन कमांड कर रहा था, तो उस समय भी हम इंसर्जेंसी फेस कर रहे थे। और मेरी जो पलटन थी वो डिप्लॉय थी बदामी बाग में। हम गेट की प्रोटेक्शन भी कर रहे थे, और कुछ कंपनियां हमारी बाहर भी लगी हुई थी जो मिलिटेंसी के अगेंस्ट जो फाइट थी उस पर हिस्सा रही थी। उसके बाद हम बीच में सोनामर्ग चले गए, तो वहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत था। तो जर्नी ओवरऑल हैज़ बीन वंडरफुल एंड वेरी सेटिस्फाइंग एज ए सोल्जर। ओके। अच्छा, तो जैसे कि आजकल चल रहा है, बॉलीवुड का ज़माना चल रहा है, बॉलीवुड में कहीं ना कहीं आर्मी को दिखाया जाता है वे आउट ऑफ लाइक लाइफ की, उधर से आ रहा है, इधर से कूद रहा है, उधर से कूद रहा है। देखिए दैट्स ऑल फिक्शनल, फिक्शनल है, इमेजिनेटिव और बकवास है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड। जी 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 जी। आर्मी का अपना एक डेकोरम है। यस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट उन्होंने एक यू सी दे हैव टू मेक इट ए कमर्शियल सक्सेसफुल वेंचर। तो उसके अंदर वो जो मसाले डालते हैं, अभी आप देखेंगे उनकी जो कोई ध्यान ही नहीं देता कि कौन सी वर्दी पहनी हुई है, उसके अंदर स्टार ठीक लगे हुए हैं, सैल्यूट्स अलग हो रहे हैं, क्या है, दाढ़ी रखी हुई है। तो सारी चीज़ें जो है वो इमेजिनेटिव और फिक्शनल है।
उसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो ऑपरेशन दिखाएंगे, जैसे उड़ी में देखी थी मैंने सीरियल, उड़ी में तो मैं खुद नौकरी कर चुका हूँ एज ए कंपनी कमांडर, तो मेरे को सारा वहाँ का पता है, टेरेन कैसे इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, कैसे पाकिस्तान की पोस्टें आमने सामने है। तो वो एक ड्रामा है, तो ड्रामे के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इफ़ यू आर ट्राइंग टू सीक रियलिज्म इन द फिक्शन, दैट्स नॉट डिज़ायरेबल। उन्होंने अपनी कमर्शियल वेंचर है, उसके हिसाब से प्लान करते हैं। Just for the entertainment and मसाला नेचुरली अगर आप असली दिखाओगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। डॉक्यूमेंट्री में नोबडी इज इंटरेस्टेड। यस 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 यस। तो जिस तरह आपने बताया कि ये सब मतलब नॉर्मल रहा, तो अब आर्मी में और पहले आर्मी में कितना डिफरेंस है? मतलब क्या चीज़ें बदलाव आपको देखी? देखिए, देयर इज ए जनरेशनल चेंज होता है तंदीप जी। हमेशा जो पुराने सोल्जर हैं उनको लगता है कि जब हम सोल्जर थे तो बढ़िया था, और आने वाली जो नस्लें हैं वो इसको तबाह कर रही हैं। ये चलता रहेगा थॉट प्रोसेस। और एक शेर भी है कि जहाँ मैं आज हूँ कल कोई और था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो ये दौरे आयाम चलता रहता है। और जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन आर्मी की जो प्रोफेशनलिज्म है, इंडियन आर्मी की जो शिवेलरी है, इनकी जो करेज और ब्रेवरी है, बिकॉज मैं तो देख चुका हूँ। आप डेजर्ट ले लीजिए, आप जंगल ले लीजिए, आप मिलिटेंसी ले लीजिए, आप एल्टीट्यूड देख लीजिए। एंड यूएन के अंदर हमारी जो इंडियन आर्मी की जो परफॉर्मेंस है, बिकॉज जब मैं 4 जैक राइफल के साथ था तो हमारा जो कॉन्टीजेंट था, वहाँ हर एक देश से कॉन्टीजेंट आते हैं, अलग अलग आर्मी आती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिकन, यूरोपियन, सारी आर्मी वहाँ पे होती हैं। एंड 4 जैक फतेहशिप जी वॉज एडजस्ट द बेस्ट बटालियन। और ये सिर्फ 4 जैक के साथ नहीं हुआ, बहुत सी ऐसी बटालियन है जो यूएन के अंदर सर्व कर रही हैं, एंड दे हैव बीन एडजस्ट द बेस्ट बटालियन। सो अवर परफॉर्मेंस एट द इंटरनेशनल लेवल हैज़ बीन फिनोमिनल। ओके, ठीक है। अच्छा सर, एक ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है एक्चुअली। जब भी कोई नाम सुनते हैं ना, कर्नल, ही इज़ अ कर्नल, ही इज़ अ मेजर, ही इज़ अ जनरल, एक ख्याल आता है माइंड में, आता है भाई ये बड़ा स्ट्रिक्ट होगा, बड़ा गुस्से वाला होगा इंसान। नहीं, एक बन चुका है ना ऐसा। हाँ, मूंछों वाले कर्नल आते हैं, मूंछों वाले, मूंछ इतनी बड़ी बड़ी, वेरी रिजिड। वो फिल्मों से इन्फ्लुएंस हो के ना, मैंने बताया कि वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। बिकॉज एक उस मूवी में आप एक कर्नल दिखाएंगे, कर्नल जो है वो बंदूक लेके घूमता रहता है। उसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसने टोपी पहनी है, उसने टाई पहनी हुई है, वो बंदूक लेके ढूंढ रहा है कि कोई मेरी बेटी से मिलने ना आ जाए, या कोई मेरी बहन से मिलने ना आ जाए। सो दैट इज नोटंकी है उसको। बट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड आपके भी रिश्तेदार होंगे यार। यस यस यस। मतलब हम सब के, और खासकर जम्मू कश्मीर में तो इतने फौजी हैं, तो ये वो सारा एक इमेज क्रिएशन और की है जो फैक्ट नहीं है। वी आर एज गुड और एज बैड एज नॉर्मल पीपल आर। एक कर्नल या एक नॉर्मल आर्मी पर्सन जैसा अपने टीम के साथ या जब जॉब पर है जैसा है, वैसा ही सेम घर पर ही है, ये कुछ डिफरेंस है? घर में देखो, हमारा क्या होता है कि जब हम लोग फौज में नौकरी कर रहे होते हैं तो हमारे सीनियर, खासकर जो कमांडिंग अफसर होता है, वो बॉस होता है। उसके बाद अगर आप यंगस्टर हो, सेकंड लेफ्टिनेंट हो, लेफ्टिनेंट हो, बिकॉज हमारे टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन होते थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने 81 में नौकरी ज्वाइन की एज ए कमीशन अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट, मेरी जो टोटल सैलरी थी दैट वाज 1050 रुपीज़। 750 वाज द बेसिक सैलरी, और उसके बाद 300 था हमारा 50% डीए। इस समय मेरी जो पेंशन है दैट इज़ अराउंड लेट्स से 1.90 lakhs. So imagine that how many changes have occurred and how much financially one is comfortable, because वो वक्त के साथ जो डीए आता है, और जो जैसे भी 8th पे कमीशन अनाउंस हो गया, उसके अंदर फिटमेंट फैक्टर मे बी टू द एक्सटेंट ऑफ 2.40. सो दैट्स हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड, नॉट ओनली इन आर्मी। तो हमारी जो चीज़ें वो बढ़ रही हैं, पेंशन बढ़ रही है, उसके बाद रहने का आपका थोड़ा स्टाइल भी अच्छा हो रहा है, यू आर मोर कंफर्टेबल फाइनेंशियली, और बुढ़ापे में तो वैसे कोई ज़्यादा खर्चा तो होता नहीं। तो एक कर्नल के घर पर किसकी ज़्यादा चलती है? उसकी वाइफ की? मैडम की। मैडम की, चाहे कर्नल हो या नॉर्मल इंसान। हाँ, वो देखिए क्या होता है कि, और चलनी भी चाहिए, बिकॉज हम लोग ना, वी रियली दैट लेडी शी इज़ मैनेजिंग द हाउस। हम लोगों को काम करने की आदत तो रहती नहीं, क्योंकि मैं 7 साल तक कमांडिंग अफसर रहा हूँ। मैंने 3 साल अपनी यूनिट कमांड की है, 4 साल टीए कमांड की, और टीए कमांड वाज बिग थिंग दोज डेज। तो अभी मेरे को काम करने की आदत तो है नहीं, तो सारा जो होम मेकिंग या जो भी मैनेजमेंट होता है वो लेडी करते हैं। सो दे डिज़र्व टू बी द बॉस,
एंड इसमें कोई वो एप्रीहेंशन भी नहीं होनी चाहिए किसी को. दे डिजर्व टू बी द बॉस एंड राइटली सो. दे डिजर्व टू बी इन दैट प्लेस. एब्सोल्युटली. यस. अच्छा, तो फैमिली की बात चल रही है, कभी ऐसा होता है लाइक एक जवान की लाइफ में, आर्मी की लाइफ में, कि एक फैमिली के साथ इमोशनल मोमेंट आ जाता है कि नहीं यार अब आ जाओ वापस, कभी इतनी याद आ रही है, फैमिली को याद आ रही है, इमोशनल हो पड़े हैं? देखिए अभी एक बॉर्डर मूवी थी, जी जी जी, उसके अंदर आपने देखा हो जो इमोशनल ड्रामा होता है. देखिए वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, तो इमोशनल कभी कभी छा जाते हैं. बट देन द क्वेश्चन इज वंस यू हैव अंडरटेकन ए जॉब, एक दूसरे एक बार आप घुस जाए तो निकलना आसान नहीं है. दूसरा ये है कि भाई 20 साल बाद मेरे को पेंशन लग जाएगी, तो अगर थोड़ा बहुत कष्ट है तो वो सहना पड़ेगा. और उसके बाद आप एक लिविंग स्टाइल बन जाता है आपका एक माइंडसेट बन जाता है, आपकी एक सोच बन जाती है कि किस एनवायरनमेंट में आप कंफर्टेबल रहेंगे. तो रिटायर तो कोई नहीं होना चाहता, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है. तो जब आप रिटायर होते हैं, आप एक अलग दुनिया को छोड़ के, जिसके आप बशिंदे होते हैं, आप एक अलग दुनिया में आ जाते हैं. सीवी स्ट्रीट इज़ ए वेरी बैड स्ट्रीट, दिस इज हाउ आई लुक एट इट. हमारे और आर्मी कल्चर और सिविल कल्चर में बहुत फ़र्क है. और यहाँ का कल्चर जो है सिविल का, वो मोस्ट ऑफ द आर्मी पीपल दे विल नॉट लाइक इट, तो दे फील अनकम्फर्टेबल यार. दूसरा सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि भैया रिटायरमेंट के बाद करेंगे क्या. अभी हमारे फार्म हाउस में हमने कुछ अफसर इकट्ठे हुए थे, तो एक वर्ड यूज़ करते हैं आर्मी वाले अपने लिए, दैट वी आर नॉट रिटायर्ड, वी आर री-अटायर्ड. मतलब हमने नए कपड़े पहन लिए हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट इनिंग नाउ. सो दिस व्हाट हैपेंस. तो अग्निवीर पे हम वापस आते हैं. जैसे आपने बताया मे बी उसमें कुछ चेंजेस भी हो, मतलब ये हम आपके हिसाब से जानना चाहते हैं, क्या लगता है आपको मे बी उसमें चेंजेस हो, वो 8 साल की जगह 10 साल भी हो फॉर एग्जांपल, या उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएं, जो चीज़ें अभी नॉर्मल हम देखने को मिल रहे हैं वैसा कुछ भी उसमें देखने को मिले, तो आज का यंगस्टर क्या लगता है अग्निवीर ज्वाइन करना चाहेगा? क्योंकि इससे पहले जो ये 4 साल है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर में रोष देखने को मिल रहा है. देखिए तंदीप जी, आप बिल्कुल सही बोल रही है. इफ़ यू रिकलेक्ट, जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी तो बहुत हंगामा हुआ था पूरी कंट्री में. अभी हमने ये देखना है कि एक गांव का एक लड़का जो है, वो फौज किस लिए ज्वाइन करता था. सबसे पहले एक फैमिली में ट्रेडिशन, आप हिमाचल चले जाइए, आप गढ़वाल चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर में आ जाइए, तो जब एक फैमिली का लड़का फौज ज्वाइन करता था तो एक फ़ख्र का विषय होता था. वो एक घर, उसके अंदर एक दीपक जलता था जिससे पूरी फैमिली जो है उसको सपोर्ट और प्रकाश मिलता था. और उसके बाद उसको 3 चीज़ें एश्योर्ड थी. नंबर 1 पेंशन, CSD फैसिलिटी, मेडिकल. तो वो अपना फ़ख्र के साथ नौकरी करता. मेरे को याद है राजेश खन्ना की फिल्म थी कि फौजी गया जब गांव में, बड़ा अच्छा गाना मशहूर हुआ था. तो उसकी एक इज्जत होती थी कि फौजी गांव में छुट्टी पे आया. अभी इसको अगर आप कंपेयर करें विद अग्निवीर स्कीम, सो इफ़ यू आस्क मी फ्रेंकली, आई एम अगेंस्ट दिस स्कीम एंड आई बीन सेइंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म दैट इट मस्ट बी रोल्ड बैक इन द इंटरेस्ट ऑफ यूथ. और देश के हित में भी नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 कंट्री से अभी जूझने की सोच रहे हैं. चाइना पाकिस्तान तो हमारे दुश्मन हैं, बांग्लादेश भी कहीं लाइन में लगने की कोशिश कर रहा है. सो इन ए होस्टाइल एनवायरनमेंट, और आपने देखा यूक्रेन का क्या हुआ है. यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है. तो अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अगर हम यूथ को लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, आई एम वेरी श्योर दे मस्ट बी कंसिडरिंग टू एट ए अप्रोप्रिएट टाइम आइदर दे मेक इट मोर अट्रैक्टिव. लेकिन जब तक ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे पहले होता था ना रोटी कपड़ा मकान, तो इस समय ये है कि एक बंदे को पेंशन मिलनी चाहिए, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उसको CST मिलनी चाहिए. बाकी चीज़ें बात की. वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें ये देखने को मिला था, जो अग्निवीर है अगर वो शहीद हो जाते हैं, तो जैसे नॉर्मल कोई शहीद होता है तो तमाम बाकी जो टीम है वो घर जाते हैं, लेकिन अग्निवीर में ऐसा नहीं है. क्या वो वीडियो सच है? That was incorrect. You see what had happened, वो सुसाइड का केस हुआ था एक. ओके. तो सुसाइड केसेस के अंदर ये प्रोविज़न नहीं है कि एक लड़के ने अपने आप को शॉट कर लिया था. ओके. तो उसके अंदर वो प्रोविज़न नहीं था. अदरवाइज दे गेट हैंडसमली पेड, दे गेट मोर देन 1 crore 10 lakh rupees in case of a fatality, which is quite sizable amount. So government is not उसमें पीछे हट नहीं रही है. और शहीद का जो स्टेटस की बात करते थे कुछ लोग, फैलाते हैं बातें विच आर नॉट वेरी जेन्युइन, बिकॉज पॉलिटिक्स भी तो चलती है ना. तो अपोजिशन वाले तो करेंगे, कहीं ना कहीं कमी ढूंढने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट को डिफेम करेंगे. बट आई एम वेरी
happy about that our government is taking care of Agniveers. But when you talk about a concept of Agniveer, I am against that. अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की पाकिस्तान चाइना की, आपकी नज़र में इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है, पाकिस्तान है या चाइना? क्योंकि ऐसे तो हमें पता है, इंडिया के लिए बोलते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान हमारा जान दुश्मन है, ऐसा है वैसा है। पाकिस्तान इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल नेशन। अगर हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें हम अपनी एयरफोर्स भी ले आते हैं, आर्मी भी ले आते हैं, उसके बाद नेवी भी ले आते हैं, तो पाकिस्तान बहुत छोटा देश है। उसका वो पाकिस्तान डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स ये जो चाइना और पाकिस्तान का कंबाइंड थ्रेट है, उसके लिए हमें मुश्किल आ सकती है। बट देन इंडिया इज़ ए कैपेबल नेशन, न्यूक्लियर नेशन है, तो वो भी वो ज़रूरत नहीं करेंगे कि इंडिया को। अभी मैं कल ही एक पिनाका मिसाइल का, मैंने एक जी न्यूज़ से बात कर रहा था, पिनाका मिसाइल जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, हम उसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर तक करने की सोच रहे हैं। अच्छा। और हमारे जो आत्मनिर्भरता की तरफ हम बड़ी तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज़ इंडिया जो है सबसे ज़्यादा वेपन और आर्मामेंट आयात करता नंबर 1 है दुनिया में। तो अभी आत्मनिर्भरता का सीन चल पड़ा है। उसके बाद हमारा DRDO और जो सिविल कंपनियाँ आ रही हैं जैसे अडानी डिफेंस वगैरह, ये अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग बाकी देशों को ये भेजेंगे वेपन, वो प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। सो दैट्स अ गुड बिगनिंग। आई एम हैप्पी अबाउट द थिंग्स, वे थिंग्स आर हैपनिंग। कुछ कमियां रहती हैं क्योंकि हम उतनी सक्षम नहीं हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो GDP है इस समय, पहले मैं आपको USA की बताता हूँ, दैट इज़ अराउंड 27 ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना की जो GDP है दैट इज़ अराउंड 17 ट्रिलियन डॉलर्स। हमारी GDP जो घूम रही है दैट इज़ बिटवीन 3.5 टू लेट्स से 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स। तो हमारे पास पैसा भी नहीं है उतना। एंड इट्स मनी विच मेक्स द मेयर गो, एज द सेइंग गोज। But still we are, as a nation, we could have done much better, but we are doing not bad. ठीक है। अमेरिका का क्या लगता है कि इन फ्यूचर जिस तरह से अभी वो खुलकर बाहर नहीं है, आगे वो भी होगा थ्रेट हमारे लिए? देखिए अमेरिका के कोई भी देश हो, आप अमेरिका को छोड़िए, रशिया की बात कर लीजिए, किसी भी देश की बात कर लीजिए, वो सबसे पहले अपने देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट, उसके बाद वो अपने देखते हैं जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट, एंड देन दे सी देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो जब ये तीनों इंटरेस्ट एक जगह मिलते हैं तो उसके बेस के ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। USA के अंदर उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है कि उनकी जो वेपन लॉबी है, वो दुनिया भर को लड़ाइयाँ कराते हैं और वेपन सप्लाई करते हैं। उससे उनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अभी आप यूक्रेन को देखिए, यूक्रेन का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी एड भी दी, बट देन उनके जो वेपन वो तो बिक रहे हैं ना, वो तो बिक रहे हैं। उनके जहाज बिक रहे हैं, शिप बिक रहे हैं, मिसाइल्स बिक रही हैं, राइफल्स बिक रही हैं। तो ये एक, जब आप बॉस बनना चाहते हैं, यू नो, USA इज़ द बॉस ऑफ ऑल द कंट्रीज नाउ, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। चाइना उनको टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, और चाइनीज जो नेवी है वो USA की नेवी से भी ज़्यादा है इस समय, एक चीज़ को छोड़ के, क्योंकि USA के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो तकरीबन 11 हैं, चाइना के पास शायद 1 या 2 ही है, हमारे पास भी 2 हैं। तो ये जो नेवल पावर एंड इसका जो इन्फ्लुएंस है, तो USA इज कॉलिंग द शॉट। अभी आप देखिए ट्रंप आ गया, दुनिया कांपी हुई है, क्या एक्शन लेगा वो, इमिग्रेशन लेगा या दूसरा लेगा, या जो लोग वहाँ पे घुस रहे हैं उसके बाद वो कितना पैसा लगाता है। कनाडा को लेने की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि हम ग्रीनलैंड को भी ले लेंगे, तो कनाडा को ऑफर कर रहा है कि आप हमारी 53rd स्टेट बन जाइए। सो इट्स अ पावर, एंड देयर इज़ ए वेरी ओल्ड सेइंग कि दैट पावर करप्ट्स ए मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ए मैन एब्सोल्यूटली। तो USA का वही हाल है इस समय, वो करप्ट हो चुके हैं। अभी अच्छा एक चीज़ किया कि हमास और इसके अंदर इसराइल के अंदर उन्होंने समझौता करा दिया है। यू सी USA, let's take it that way, that in our international scenario USA is calling the shot now। और रशिया को उन्होंने और वीकन कर दिया है भाई, उसको यूक्रेन के साथ भिड़ा के। तो ये नेशनल स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, दैट इज़ द फोर्थ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी देखते हैं। तो उसके जब आप ये चारों इंटरेस्ट को देख रहे हैं तो कोई आपका देश, आप ये मान के चलें कि मेरा सगा है, कोई किसी का नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। रशिया वॉज स्लाइटली बेटर, बट देन US इज, और ये इनका तो वही है कि क्रिएट द ट्रबल देन ट्राई टू डाउज द फायर, दिस हाउ दे गो अबाउट इट।
ओके अच्छा, मैं कहीं पे सुन रहा था, किसी ने बोला था पाकिस्तान का मोस्ट ऑफ द वर्स्ट कब हुआ कि जब उनकी कमांड किसी आर्मी पर्सन को दी गई, आर्मी जनरल को दी गई। लेकिन कहते हैं कि लाइक अगर किसी कंट्री की कमांड किसी आर्मी जनरल या किसी को दी जाएगी, आर्मी डिफेंस वालों को किसी को दी जाएगी, तो वो ठीक से नहीं चल पाएगी। इट्स अदर वे अराउंड। आर्मी के अंदर आप देखिए, जब मुशर्रफ था या जियोला था या यहिया खान था, उस समय कंट्री अच्छा कर रही थी। पाकिस्तान में क्या है, ट्रबल है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है वो परिपक्व नहीं हो पाई, और गाहे बगाहे जब भी आर्मी को मौका मिलता था घुस जाते थे। बांग्लादेश में भी अभी हुआ है, जो कू हुआ है वहाँ पे आर्मी जनरल उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अभी हमारे यहाँ देख लीजिए आप, ऐसी कोई सोच ही नहीं है। और दूसरा है, इस समय अगर हम बात करें कि क्या पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट काम कर रही है, नहीं, दैट्स अ पपेट गवर्नमेंट। और सारे जो शॉट हैं वो उनका जो जनरल मुनीर है वो कॉल कर रहा है। अभी आपने शायद सुना होगा, उनके दो, एक जर्नलिस्ट को भी सुना हैंग कर दिया गया, एक सना चौधरी है, कोई शोएब खान है, ऐसे। तो वहाँ पे तो एनार्की है, इट्स अ फेल्ड नेशन। अभी आपने ये भी सुना होगा कि उनके न्यूक्लियर जो हैं इंस्टॉलेशन से उनके 16 या 18 साइंटिस्ट उठा के ले गए हैं वो। और कल को अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी ये लोग उठा के ले जाते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अफगानिस्तान के तालिबान, और उसके बाद बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, चाइना कॉरिडोर जो बना हुआ है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, उसके ऊपर लगातार अटैक कर रही है। तो इनकी बहुत बुरी हालत, और इकोनॉमिकली दे आर डूम्ड। सो ए फेल्ड नेशन इज नॉट इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया आल्सो, एंड फेल्ड नेशन विद द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अभी ये किसी की भी हाथ चढ़ सकते हैं, और वो कहीं भी कोई ना कोई हंगामा कर सकता है, लोगों का नुकसान करता है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट नॉट ओनली इंडिया बट द होल वर्ल्ड हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट पाकिस्तान। लेकिन वो फिर वही मैं जैसे बोल रहा हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट, आपके जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं, स्ट्रेटेजिक, तो एक नई सी गेम ओवर के सामने आती है। वही है ना, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दादागिरी है यार। पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज भी वही चल रहा है, जिसके पास पावर है ही इज कॉलिंग द शॉट, और जो कमज़ोर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गेट बीटन। कहीं ना कहीं वही ना, पाकिस्तान ही अपने आप को खुद ही ब्लेम करेगी, क्योंकि एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया से ही अलग हुआ। पाकिस्तान GDP और इकोनॉमी वाज बेटर देन इंडिया एट ए गिवन पॉइंट ऑफ ए टाइम, सम टाइम इन 80s और 90s के अंदर जो हुआ था। बट उसके बाद उनका क्योस शुरू हो गया। देखिए, जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप पुअर है, जब आप लोगों को देख नहीं सकते हैं, जब आपकी एजुकेशन नहीं है, जब आपकी इंडस्ट्रीज नहीं है, और पॉलिटिकल जो है वो सारे करप्ट है, उनकी तो आर्मी भी बहुत करप्ट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। अब शहबाज की देखिए कितनी, नवाज खान की, तो ये सारे चोर लोग वहाँ इकट्ठे हो रखे हैं और देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बट अभी लेट्स इट्स देयर फेट, कैसे करते हैं। बट वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर नेशन, बिकॉज जिस तरीके से वहाँ काम हो रहे हैं और जिस तरीके से वो जिहादी ग्रुपों को संरक्षण दे रहे हैं, तो एक वो भस्मासुर वाली स्थिति होती है। तो पाकिस्तान के बाद वही हो रहा है अभी। You create a terrorism and then that sword will fall on you. It's exactly the same thing with, and I'm not very doubtful about it. There may be disintegration of Pakistan. हो सकता है बलूचिस्तान अलग हो जाए, हो सकता है कल को POK, जितना वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है, डिसकंटेंट चल रहा है, ये इंडिया के साथ वापस आ जाए। तो वक्त के घर में वेरी मच पॉसिबल। देखिए, जब रशिया हुआ था कितनी स्टेट निकली थी उसके अंदर, जब यूनाइटेड USSR बोलते थे, तो किसी ने सोचा था कभी कि इतनी स्टेट इसके अंदर निकलेंगी? तो कल को ये, और जिस तरीके से इनका चल रहा है चाल डाल, आई वुडंट बी सरप्राइज इफ द POK गेट सेपरेटेड। उनको दबा नहीं पाएंगे वो। देखिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इनकी हर जगह प्रॉब्लम है मुजाहिर की। सो मे बी स्टेज कम विद द पंजाब, पाकिस्तान विल बी लेफ्ट ओनली विद द पंजाब। जैसे बहुत सारे वीडियोस में भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो खुद मतलब चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर लें। ज्वाइनिंग मे नॉट हैपन। ज्वाइनिंग पाकिस्तान की, अगर हम पूरी देश की बात करें, अभी सवाल ये है कि कितने टुकड़ों में बंटता है, बट POK इज़ वेरी मच इन फेवर ऑफ इंडिया। और वो तो वहाँ पे काफ़ी आवाज़ें निकल रही हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। और कल को कोई डिप्लोमेटिकली, बिकॉज POK को हम फिज़िकली अटैक करके तो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कल को कोई ऐसी रणनीति बनाई जाती है और उसके बाद वहाँ की सपोर्ट मिलती है, तो पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल।
तो जैसे मूवीज़ में ये भी देखा है एक चीज़ और कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ चल रहा है अनबन तो उनको बातचीत करनी है, कई बार वो जंगल में जाकर एक साथ बैठ के बात करते हैं, तो रियलिटी में ऐसा कैसे होता है? इनकी फ्लैग मीटिंग होती है, आप इंडिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, जैसे बाघा बॉर्डर है, सुचेतगढ़ है, यहाँ पे एक दो और जगह है, बाबा चमलियाल है जहाँ पे, तो जब भी कोई सिचुएशन बिगड़ जाती है, रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में खराबी हो जाती है, तो एक फ्लैग मीटिंग की जाती है बॉर्डर की पोस्ट, उसके लिए पोस्टें बनी हुई है, वहाँ पे जाते हैं, दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान होता है, सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाता है। सो दैट्स अ नॉर्म एंड दिस हैपन्स विद बांग्लादेश के साथ भी होता है, जहाँ जहाँ आपकी बाउंड्री है, चाइना बांग्लादेश, तो ये टू डिफ्यूज़ ए सिचुएशन विच हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर वट एवर रीज़न, देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ फील्ड मीटिंग जिसमें ये पुलिस वाले भी जाते हैं, आर्मी वाले भी जाते हैं एंड दे सॉर्ट इट आउट। बाघा बॉर्डर में रीट्रीट सेरेमनी दोनों तरफ से देखने को मिलती है, सुचेतगढ़ में अभी तक देखिए इसमें क्या है, बाघा बॉर्डर में मैं गया हुआ था वहाँ भी कुछ दिन पहले, वो बहुत ऊंचे स्केल के ऊपर है, जिसमें दोनों तरफ के जो उनके रेंजर्स आते हैं और हमारे बीएसएफ वाले आते हैं, और उसको उन्होंने काफ़ी अभी ड्रामाटाइज कर दी है। जब मैंने पहले देखी थी 86 87 में वो डिफरेंट था, अभी लेवल बहुत ऊंचा हो गया। जहाँ तक सुचेतगढ़ का सवाल है, इट इज़ ओनली बेसिकली इसके अंदर वो पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसके अंदर सिर्फ जो बीएसएफ है हमारी साइड में वही पार्टिसिपेट करते हैं, बट अगेन इट हैज़ नॉट बीन टेकन टू, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी हमारा ढीला काम कर रहा है। बिल्कुल, मैं गया था वहाँ और उसकी जो मैंने रोड देखी, पैथेटिक, देयर इज नो मेंटेनेंस एंड टूरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो इट्स ए वेरी सैड सिचुएशन कि जम्मू रीजन के अंदर टूरिज्म की बहुत बुरी हालत है। बहुत बढ़िया। मैं कश्मीर गया था 3-4 महीने पहले, वहाँ पे जो टूरिज्म का जो जिसको आप बोलते हैं ना माहौल था, फिनोमिनल। और यहाँ आप देख लीजिए 77 साल हो गए हैं अभी, आपकी नत्था टॉप से सन्नासर 9 किलोमीटर रोड नहीं बन पाई है। यस। तो ये इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं था माँ भी दूध नहीं पिलाती थी, और हमारे जम्मू रीजन के जो लोग हैं उनको ये डिमांड करनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ भी, और देखिए हमारे यहाँ बॉर्डर टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे पास मानसर सुनीसर है, हमारे पास नत्था टॉप है, हमारे पास पतनी टॉप है, हमारे पास सन्नासर है, और उसके बाद रजौरी पहुंचा भद्रवाह। इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी मैं गया था कुछ दिन पहले, महीने पहले वहाँ रहने के लिए, 5-6 दिन रहा वहाँ मैं। इनकी जो टॉप पोस्ट है ना, जो साइट सीइंग जहाँ पे होती है, वहाँ पे चाय का तो छोड़िए आप, टॉयलेट तक नहीं बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने 77 साल के बाद। यू कैन इमेजिन और आप अगर जाएं यूरोप में जाएं कभी, बीन टू सम कंट्रीज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना और फैसिलिटीज़ इतनी है। यहाँ मतलब आप जाइए बहुत अच्छी जगह है, उसके बाद एक और जगह है पास है वहाँ पे टॉयलेट तक नहीं है। तो ये तो ध्यान दिया गया है हमारे जम्मू रीजन की तरफ बाय दिस कश्मीर सेंटर्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज दे ओनली प्रमोटेड दैट साइड। और अभी भी हमारी जो डायरेक्टरेट है, दे आर डूइंग ए लवजी जॉब। कुछ नहीं करते हैं ये लोग, इनके सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं, वो फंड्स आते हैं, उनको खर्च करते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट promoting the tourism, it is related with the creation of infrastructure and facilities, and then telling the masses, marketing, वो कैसी है मेरे को कहीं रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को भी मैं खुद मैंने अपना बनाया हुआ अभी होम स्टे, इसकी मैं बात कर रहा था, तो कुछ नहीं, उनकी तरफ से बात करो जी। मैंने कहा आप हमें कुछ सपोर्ट कीजिए, कह दीजिए हमारे पास कोई स्कीम ही नहीं है। हाँ वही है कि लाइक आर्मी वेटरन्स के लिए कोई, नॉट आर्मी वेटरन्स, ये सबके लिए जो होम स्टे का कंसेप्ट आया था, इन्होंने ओयो के साथ किया था मिलके। बिल्कुल। ओके। तो ये होम स्टे के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके बाद देन दे आर सपोज्ड टू बी प्रमोटिंग यू। ये बॉर्डर एरिया में होम स्टे बने हुए हैं, अगर आप रामगढ़ की तरफ चले जाइए, लोगों ने बनाए हैं, लेकिन वो बंद हो जाएंगे, बिकॉज अनलेस देयर इज ए पॉलिसी to promote the tourism and infrastructure, and it is budgeted accordingly, and then somebody who happens to be the secretary या जो भी मिनिस्टर उसको देखभाल कर रहा है, उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कश्मीर में इस समय हमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं, लेकिन जम्मू रीजन के अंदर, और देखिए एक सनासर है यहाँ पे, सुरीसर, ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पे एक हमारे विंग कमांडर साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बनाया हुआ है अम्यूज़मेंट पार्क। मैं जाता हूँ वहाँ, दे आर नो टेकर्स, लोग जाते ही नहीं हैं। हमारे जम्मू वाले लोग भी
बाहर निकलने को तैयार नहीं है। उनकी जो रीच है वो सिर्फ ये फास्ट फूड तक आती है, सतवारी तक। अगर आप बोलेंगे कि वो कि अपने आप को या रिश्तेदारों को जो आउटिंग का कंसेप्ट होता है वो है ही नहीं। और कश्मीर के अंदर मैंने देखा हर वहाँ के लोकल लोग भी बाहर निकलते हैं। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ हम टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं, उनके लोकल लोग भी जाते हैं। जो वो कल्चर है वहाँ पे, हमारे यहाँ नहीं है। अभी आप लोग इसके माध्यम से आप प्रमोट लोगों को कीजिए कि भाई देखो आउटिंग इज़ अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। एट सम टाइम वैसे भी अब अगर हम जम्मू रीजन की टूरिज्म को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, सो वी आर हैव टू, हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसे हमें पूरा करना चाहिए। लाइक जम्मू वालों के लिए वही हो गया है, इधर से सिदरा जाना, सिदरा से घर चले जाना। लाइक दे हैव टू लाइक जंक फूड सतवारी दैट्स या बस वो जंक फूड रेडियो पे जाओ तो नंद करो, दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ आउटिंग। यस। और मेरा जो कंसेप्ट ऑफ आउटिंग है दैट इज डिफरेंट, दैट यू नो यू हैव ए शॉर्ट ड्राइव, गो टू द प्लेस वेयर द नेचर इज देयर एंड देन बी विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय। तो अभी आप लोगों के थ्रू मैं अपने जो एनीजोन मेरा होम स्टे और फार्म हाउस है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली कम देयर एंड जस्ट हैव ए लुक। ज़रूर। अच्छा, जीडीपी की बात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर जीडीपी काफ़ी ज़्यादा आई थी, उसके बाद जैसे वो गिरी है, क्या लगता है? देखिए मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे, वंडरफुल ब्यूरोक्रेट, बट अगर आज हम 5वें नंबर पे आए हैं, इससे पहले तो नहीं थे ना, वी आर नंबर 5 इन द वर्ल्ड एंड इट माइट सो हैपन दैट इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वी बिकम नंबर 4 और नंबर 3। तो इंडिया इज़ ए वेरी बिग मार्केट, स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अगर हमारी पॉलिसीज़ रहती हैं ठीक, हमारी जो सिंगल विंडो क्लियरेंस आ जाती है, हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा दखल है। और अगर आपको एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको दौड़ा के वो मार देंगे, प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। सो ईज़ ऑफ वर्किंग विच इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस। आप यहाँ जाते हैं, आपको बताएंगे कि आप 10 एजेंसी के पास जाइए, आप पत्नीटॉप की बात कर लीजिए, वहाँ अगर मैं हट बनाना चाहता हूँ मेरे को 12 NOC लेनी पड़ेंगी, आप बताइए। और 12 NOC के लिए वो बंदा कहाँ भागेगा वो। और उसके बाद अगर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है, यू गो देयर, ऑनलाइन कुछ चीज़ें क्लियर कर दीजिए, उसके बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस रखिए एंड यू विल फाइंड दैट इंडस्ट्री विल ग्रो, टूरिज्म विल ग्रो, एवरीथिंग विल ग्रो। बट हमने ये जो बीच में डाले हुए हैं अपना रेड टेपिज्म और फाइल को मूव करने के लिए, पहले एक सुनते थे हम कि फाइल को मूव करने के लिए उसके ऊपर वेट रखना पड़ता था। तो वो कंसेप्ट अभी भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चीज़ें हर हो नहीं रही है जो होनी चाहिए। 77 साल की आज़ादी, 77 इज़ नॉट ए स्मॉल पीरियड। अच्छा, एक क्रेज़ की बात करेंगे। मैं अगर अपने लाइफ की क्रेज़ की बात करें तो हम जब भी कश्मीर की तरफ निकले, बाय रोड चले, तो जब भी हमें आर्मी की कानवे दिखती थी कि वो जा रही है, तो मतलब बचपन में बहुत शौक था कि उनको बाय करना, हाई करना, मतलब आर्मी पर्सन्स हैं, मतलब एक क्रेज़ था। तो अब वो बच्चों में वो क्रेज़ नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब लड़ाई है, जब कारगिल था क्रेज़ थी, जब 71 था क्रेज़ थी, तो जब अभी 99 को अभी आप 26 साल हो गए हैं, एक बच्चा उसकी उम्र 21 साल है, उसको क्या लेना देना कारगिल से। और दूसरा क्या होता है कि जो अगर आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ पे जो वेटरन्स के साथ जो व्यवहार होता है, उनकी जो रिस्पेक्ट की जाती है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट एंड दिस मस्ट बी पास्ड ऑन टू अवर यंग जनरेशन, दैट टू मेक योर कंट्री सिक्योर, फौजीज इवन टुडे दे आर मेकिंग लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। उसके लिए गवर्नमेंट को एक कैंपेन लेना चाहिए जिसके अंदर वो जैसे हमारे डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं उनको बुलाइए, शो ऑर्गेनाइज कीजिए, बच्चों को जो कमिंग जनरेशन है उसको बताइए कि कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री रही है, कैसे कैसे हमने लड़ाई लड़ी है। और बांग्लादेश जब लिबरेट कराया था, 1 लाख लोगों ने, पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर किया था, उसका कोई मिसाल नहीं, लेकिन किसी के पास वक्त ही नहीं है। देखिए एक नेशन को बनाने के लिए करैक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर यंग जनरेशन का। उनको क्या पता, अभी 18 साल का बच्चा है, उसने क्या लेना कारगिल से। तो स्कूल वाले जो है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने करिकुलम बनाएंगे, वो नहीं कि किसी को बुला लिया या कोई ऐसा शो ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर, बाकी 15 अगस्त 26 जनवरी को होता है, इन दिन को छोड़ के जो लोग अपने प्रोफाइल में झंडे झंडे डाल लेते हैं, उसके बाद देन इट डाइज ऑन इट्स ओन डेथ इन नेक्स्ट 2 days or so एंड नॉर्मल लाइफ टेक्स ओवर। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ सेक्रीफाइसेस। कारगिल में 520 लोग मरे थे,
यहाँ आप देखेंगे आए दिन कोई ना कोई सोल्जर मर रहा है, जो एनकाउंटर चल रहे हैं। तो इन लोगों की जो, इनके परिवार की जो डिफ़िकल्टीज आएंगी, बिकॉज एक सोल्जर नहीं मरता, एक पूरा घर मर जाता है। तो ये जब तक गवर्नमेंट एक कैंपेन नहीं बनाएगी, जब हमारे जो सिटीजन्स हैं, दोज हू मैटर, जैसे ये स्कूल वाले हैं, वो ऐसे प्रोग्राम नहीं करते हैं जिससे यंग जनरेशन के अंदर ये चीज़ आए, तो यू विल फाइंड दैट आस्ते आस्ते ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, एक टीचर को बच्चे को पढ़ाने के लिए कभी प्यार से रहना पड़ता है, कभी रूडली होना पड़ता है। वैसे ही माहौल हमें कश्मीर में भी देखने को मिलता था कि अगर लोगों नहीं समझ रहे हैं या लोगों की सेफ्टी का सवाल है तो आर्मी पर्सन्स को भी रूड होना पड़ता है उनके साथ, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर गलत पड़ जाता है। देखिए क्या होता है, देयर इज़ ए वेरी ओल्ड फिलोसफी, स्टिक एंड कैरेट। ये बहुत डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं, पुलिस में ले लीजिए, इंटेलिजेंस में ले लीजिए, आर्मी में ले लीजिए, दैट्स वन ऑफ द नॉर्म और स्ट्रेटजी है। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, अगर आप ये एक्सोडस देखें जो 90 में हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो जिहादी माइंडसेट लेके चलते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ देश में जो पोलराइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी आपने ये देखे, इलेक्शन के रिजल्ट देखे आपने, तो ये चीज़ें हैं जो हमें स्वीकार करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई मस्ट से थिंग्स आर गेटिंग गुड इन कश्मीर। मिलिटेंसी इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं हो पाएगी, बिकॉज पाकिस्तान इसको होने नहीं देगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ कुछ गद्दार बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर, 90 में शुरू हुई थी ये मिलिटेंसी, 90 के दशक में, और उस समय जो हमारे पॉलिटिशियन थे, खासकर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल। और जब ये कश्मीरी एक्सोडस हुआ था तो फारूक जी लंदन चले गए थे। उनकी अपनी सोच, अभी उमर साहब अपने बयान देते रहते हैं, बट सच्चाई ये है कि वो लंदन चले गए थे। जगमोहन जी आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको भी कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि 19 जनवरी को वहाँ से एक्सोडस शुरू हुआ था, 19 जनवरी 1990 में। जगमोहन जी ने गवर्नर का पद संभाला था 18 जनवरी को, और जब वो 19 जनवरी को कश्मीर की तरफ जा रहे थे बाई रोड, तो कश्मीरी लोग निकलना शुरू हो गए थे। आई थिंक फर्स्ट फेज के अंदर अराउंड 95,000 पीपल। दैट्स ए वेरी ब्लैक डे इन आवर हिस्ट्री। अच्छा, अगर उसके बाद हम बात करते हैं, 35 साल हो गए अभी, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। और 66% उनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो अभी भी इंटैक्ट है। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके लिए एक, उनको जो उन्होंने जो डर में बेची है प्रॉपर्टी, या उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके हवाले करे, और इनको, बिकॉज ये तो कभी नहीं चाहेगी पीडीपी या एनसी की लोग वहाँ पे आए, बिकॉज इट वाज एक सारे लोग इन्वॉल्व थे उस समय। अब मॉस ले लीजिए या कश्मीरी पॉपुलेशन, कुछ लोगों को छोड़ के, इट वाज ए वेरी वेरी बैड डे इन आवर हिस्ट्री, वेयर अराउंड 3.5 लाख कश्मीरी पीपल अपने ही घर से बेदखल कर दिए गए थे। वही है ना, तो मेरे कश्मीरी फ्रेंड है, कश्मीर पंडित फ्रेंड है, उनसे बात करा था मैं, वो कहते हैं वो आज की जनरेशन ना, वो कहते हैं हम कश्मीर नहीं जाना चाहते। नहीं, क्या करोगे जाके? 62%, एक सर्वे हुआ है, एक विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी और एक फॉरेन की एक कंपनी है, उन्होंने सर्वे किया है, 62% दे स्टिल वांट टू गो बैक, बट उनको सिक्योरिटी चाहिए ना, सिक्योरिटी चाहिए। कैसे रहेंगे वहाँ इस समय कश्मीर में? आई एम इन टच विद कश्मीर। बिल्कुल। ये ओनली 3,000 पीपल कश्मीरी एट द मोमेंट। एक सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे गवर्नमेंट उनको यहाँ से वहाँ भेजने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं मिलती, क्या लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट होती है साथ? देखिए, अभी आपने देखा होगा कुछ किलिंग हुई थी रिसेंट, इनके लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है, और जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर लड़के वहाँ लगे हुए थे, वो काम कर रहे थे, उनको वैकेंसी भी दी गई, अच्छी बात थी, बट वो 2-3 लोगों की उन्होंने किलिंग कर दी। इसका मतलब है कि जो मैसेज जाता है वो ये है कि दीज पीपल आर नॉट सिक्योर देयर। उन्होंने फिर बड़ा कहता है कि हमें वहाँ से निकालिए, जम्मू ले आइए, बिकॉज वी आर नॉट सिक्योर। आपने देखा होगा वो खबर। यस 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 यस। व्हाट आई फील कि गवर्नमेंट को एक सेपरेट कॉलोनी बनानी चाहिए ऑन द लाइन ऑफ ए स्मार्ट सिटी, वेयर ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड विद ऑल द फैसिलिटीज़। और इसी के अंदर आप जो AWH होता है, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके एलिमेंट भी डाल दीजिए, एंड दैट मे एश्योर
पीपल हु आर हैविंग एप्रिशिएशन कि भाई हमें डर लगता है वहाँ, तो शायद एक बार शुरुआत हो जाएगी। और अभी आप देख रही हैं कि जो नई जनरेशन है उसका माइंडसेट भी बदल रहा है कश्मीर के अंदर। यू मे बी मोर अवेयर ऑफ दिस। लोगों का माइंडसेट अभी बदल रहा है, यंगस्टर्स का परसेप्शन अभी बदल रहा है। दे आर नॉट बॉदर्ड इन मिलिटेंसी कि हम बंदूक लेंगे, इतनी लंबी लड़ाई हो चुकी है। दे नो आल्सो कि कोई आउटकम तो होने वाला नहीं है। पाकिस्तान कोई जाना नहीं चाहता है, सिर्फ वो धमकाते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे। तो ये जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, परसेप्शन के अंदर बदलाव आता जाएगा, तो प्रॉब्ली दैट विल बी द टाइम व्हेन द कश्मीरी पीपल दे कैन गो देयर एंड live in an environment which has got no fear element. Yes, and इसका I think best example है वो जो अभी इसमें शहीद हुए थे औरंगजेब। ना औरंगजेब तो जगले का सोल्जर था ना, टीए का था वो। मैंने भी टीए कमांड की है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो औरंगजेब था, है अभी भी होती है। देखिए सिलेक्टिव किलिंग तो चलती रहेगी। इसको अगर आप बोलें कि 100% खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। एक मैं आपके साथ बात शेयर करता हूँ। माओ जेडोंग बहुत बड़े लीडर थे चाइना के, राष्ट्रपति भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी के मामले में या इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी के बारे में बहुत बड़े पंडित थे वो कहते थे कि इंसर्जेंट और ए मिलिटेंट एक ही चीज़ है, इज़ लाइक ए फिश विच फ्लोट्स इन द वाटर विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ पीपल। मतलब लोगों से जो पानी बनता है, इंसर्जेंट एक मछली की तरह उसके अंदर तैरता है। तो अगर आप पानी को मछली से अलग कर दें या मछली को पानी से अलग कर दें तो मछली मर जाएगी ना। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ ए पावर। अगर हम बात करते हैं लोकल स्पोर्ट की, उसके बगैर ये मिलिटेंसी सर्वाइव नहीं कर सकती है। अभी ये गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि हम स्लीपर सेल्स को कैसे ख़त्म करें, ओवरग्राउंड वर्कर्स को कैसे ख़त्म करें, सिंपैथाइजर को कैसे करें, और कुछ एलिमेंट जो गवर्नमेंट के अंदर घुसे हुए हैं उनको कैसे ख़त्म करें। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए अच्छी स्ट्राइक थी जी, बढ़िया। इट गेव ए मैसेज, बालाकोट और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी। बट सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान बहुत बेशर्म नेशन है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और आप कितनी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, बदला क्या उसके बाद? कुछ भी नहीं। सो दैट इज आई सम इट अप, बट देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आप एक नैरेटिव दे रहे हैं कि हम भाई तुम्हारे नॉनसेंस को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उससे बड़ा भी कुछ कर सकते। हाँ, तो देखिए न्यूक्लियर नेशन, यू वांट टू गो फॉर ए न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। मेरी जो अपनी सोच है, जब हम डेटरेंस की बात करते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियर नेशन, लड़ाई होना, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर होती, मैं आपको बताता हूँ आज रशिया अटैक नहीं करता उसके ऊपर। यस, राइट। तो इंडिया के लिए आपके हिसाब से और कितनी ऐसी पावर्स हैं जो अभी कम है और होनी चाहिए, जिससे ये बहुत स्ट्रांग हो सकता है? देखिए इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमिकली, जी, 5th largest economy today. After 5 years, it may be 3rd. Then India has to grow militarily. India must get the, a seat in the United Nations. वो कब होती है? और अभी इस समय इंडिया इज ए ग्लोबल पावर, यू कांट राइट ऑफ इंडिया। कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, जैसे अभी वी आर नॉट इकोनॉमिकली दैट स्ट्रॉन्ग। आप हमारी पर कैपिटा इनकम दीजिए, बीच में बांग्लादेश वाज अहेड ऑफ अस, राइट? हमारे जो 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। हमारी आप हंगर इंडेक्स में देख लीजिए हम कहाँ पर हैं। सो दीज प्रॉब्लम्स आर देयर, बट देन अगर आप ये फ्रीवीज वाली गेम खेलेंगे, रेवड़ियाँ बांटते रहेंगे, तो वी विल नेवर ग्रो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। ये टैक्स पेयर के पैसे से रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, और इसका जो, और कोई भी स्टेट सरकार, अभी हिमाचल में आपने देखा होगा, उनके पास कांग्रेस ने वहाँ पे सरकार आई, उनके पास लोगों को जो एम्प्लॉइज़ थे पे और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। कर्नाटका के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है, अभी दिल्ली के अंदर देखिए कितनी भयंकर लड़ाई हो रही है फ्रीवीज की। तो जब तक एक कानून नहीं बनता है, बिकॉज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स पेयर के पैसे से फ्रीवीज बांटने का अधिकार नहीं है, तो आइदर गवर्नमेंट मस्ट एनेक्ट ए लॉ ऑन दिस, और सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक ए सुओ मोटो एक्शन कि भाई तुम अपनी पार्टी फंड से करो यार। और उस समय जब हमारी जो इकोनॉमिकली इतनी हम स्ट्रांग नहीं है, और एक वेनेजुएला एक कंट्री थी विच वाज वेरी रिच कंट्री, ऑयल रिच कंट्री, हब ऑफ टूरिज्म, वो तबाह हो गए फ्रीवीज के चक्रों में। श्रीलंका देखिए आप, फ्रीवीज के चक्रों में तबाह हो गया। पाकिस्तान के अंदर वो भी तबाह हो चुके हैं।
और इस समय somebody has to take a call, you know, in the interest of the nation, कि वो स्कीमें जिससे जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप पब्लिक का पैसा नहीं लुटा सकते। वी हैव टू रिमूव दैट फ्री टैग। रेवड़ियाँ ये भी ख़त्म होनी चाहिए। दे शुड बी नो कंसेप्ट ऑफ फ्रीवीज। अभी दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जनता को भी इसकी आदत पड़ गई है। जब केजरीवाल ने शुरू किया फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सर्विस, अभी अब 2500 रुपये अभी दे रहा है, सब जगह चल रहा है। मान लीजिए मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, ऑटो चलाता हूँ, मेरे को फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, मेरी वाइफ जो है वो बस में फ्री ट्रैवल करती है। उसके बाद अगर अच्छी सरकार आ जाती है, मेरे को 2500 रुपया महीना मेरी वाइफ को दे देंगे, या मेरे को दे देंगे, या मेरे बेटे को दे देंगे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे। तो क्या मैं चाहूँगा कि उस गवर्नमेंट के अंदर बदलाव हो? क्योंकि नई अगर गवर्नमेंट आती है तो वो शायद ना दे। सो ये फ्रीवीज जो है ये ऑब्सेशन बन चुका है फॉर नॉर्मल पीपल, और कसूर सारा उनका है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी अपनी गेम खेलेंगी, लेकिन इफ आई हैव टू गिव समथिंग बैक टू द नेशन, आई हैव टू फुलफिल माय नेशनल ड्यूटी, व्हाई आई एम सेलिंग माई सेल्फ सो चीप, फुली रियलाइजिंग कि इससे मेरे देश का अहित हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मैं फ्रीवीज को प्रमोट करता हूँ। और ये पता नहीं, ये जो वॉर ऑफ फ्रीवीज, समटाइम आई कॉल इट ए वॉर ऑफ फ्रीवीज विच इज गोइंग ऑन, ये कब खत्म होगा? देखिए इतना पैसा जो है ये इंडस्ट्रीज में, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री में जा सकता था, जहाँ लोगों को रोज़गार मिल सकता था, स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम में जा सकता था। बट उसके लिए यू नीड ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए पॉलिटिशियन, जो आजकल रही नहीं है। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, लुक एट दैट मैन। तो ये चीज़ें तभी बदलेंगी अगर जनता के अंदर वो रियलाइजेशन आएगा, नहीं तो ये पॉलिटिकल लोग अपनी पॉलिटिक्स गेन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यस, लाइक पॉलिटिक्स की बात हो रही है, कभी कभार देखते हैं एक ऑपोजिशन है अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए एक किसी आर्मी पे गलत ब्लेम डाल देती है। लाइक कुछ अगर ऐसा हुआ नहीं, आर्मी ने वैसा कुछ किया ही नहीं। और ये JNK में बहुत ज़्यादा थी, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये उनमें भी ये फिनोमिना है। अब मणिपुर ले लीजिए, नागालैंड ले लीजिए, वो आर्मी के अगेंस्ट जाते थे गाहे बगाहे किसी इशू को लेके। और अभी हमारे जो उमर साहब हैं, उन्होंने अभी एक बड़ा अच्छा बयान दिया है। उससे पहले तो वो कहते थे कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को निकाला जाए कि उससे हमारे लोगों को तकलीफ होती है। अभी उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया था कि हम जो है आर्मी वालों को लुक आफ्टर करेंगे। जब मोदी जी आए थे, उसके पीछे क्या भावना है, कैसे लुक आफ्टर करेंगे, वो मेरे को पता नहीं है, बट आई वेलकम दैट स्टेटमेंट। और उसके अभी 3 दिन बाद आपने देखा होगा हमारे 2 वेटरन को बख्शीनगर में SHO साहब ने उनकी थोड़ी सेवा की है। तो इफ दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेवा, आई डोंट नो। ओके, तो सर कोई किस्सा सुनना चाहेंगे हम आपके दौरान का, जो ऐसा कोई किस्सा जो आपको हमेशा याद रहे आपकी इस जर्नी में? मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था 2 महीने की नौकरी के साथ। एक पोस्ट थी जिसका मैं कमांडर था, सिलीचुरी, और उसके 7 किलोमीटर एक जगह है छिपुई, जो मिजो नेशनल फ्रंट का हेडक्वार्टर था बांग्लादेश के अंदर। तो मेरे को एक CO का मैसेज आता है, 2-3 महीने का सेकंड लेफ्टिनेंट, यू कैन इमेजिन। तो CO कहते हैं कि आप जाइए, और वहाँ पे 10 मिलिटेंट बैठे हुए हैं उस हट के अंदर, जिसके अंदर मैं एज ए स्टॉप काम कर चुका था, रिवर के बिल्कुल साथ में, सजाई लुई रिवर। तो एज ए यंगस्टर मैंने CO को बोला, मैंने कहा सर अगर मैं इनको पकड़ लिया तो आप मेरे को छुट्टी दोगे? कहना पक्का दूंगा। सो वी स्टार्ट। अभी 10 बंदों को पकड़ने जा रहे हैं। मेरे पास एक अपनी सेक्शन थी, एक BSF का इंस्पेक्टर था हमारे साथ, जागीर सिंह है, स्टिल रिमेंबर हिज नेम। तो मैं कहा सर बंदे तैयार करो। तो वी कुड ओनली मस्टर 8 to 10 पीपल, जिसमें कुछ मेरे पलटन के लोग थे और कुछ BSF के थे। तो 3-4 घंटे जंगल में, पहाड़ों में चलते चलते हम उस हट के पास पहुंच गए। हट दिख रही थी, चांदनी रात थी। तो जगीर सिंह जी कहते हैं साहब ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ तक आ गए, ਹੁਣ ਆਪਾਂ वापस चलना है। ये साले आंदे रहते हैं। मैं कहा नहीं, अभी कुछ आए तो कुछ करके जाएंगे एक्शन। तो मैंने कहा टॉर्च पार्टी तैयार करो। अच्छा, लोगों की डर, मेरे को, मैं भी डर रहा था। तो कहते हैं जी हमारी टॉर्च ख़राब होगी, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा यार तू ऐसा कर, मेरे को टॉर्च दे। तो मैंने एक हाथ में टॉर्च ली, यंगस्टर था ना, ज़्यादा सोचती ही नहीं। एक हाथ में मैंने टॉर्च ली, एक हाथ में मैंने वो ली अपनी कार्बाइन। और उसके बाद फिल्मी अंदाज से हम लोग गए, 3-4 लड़के थे मेरे पास। हमने
हट के दरवाजे पे मारा पैर की भैया कप्पू हैंड्स अप, कोई पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। So there was a total chaos। जब मैं हट को दरवाजे में मारा तो फायरिंग शुरू हो गई, जो हमारे साथ के बंदे उन्होंने फायरिंग ओपन कर दी। एनीवे सो जब वो फायरिंग ख़त्म हो गई तो हमने देखा भाई अंदर भी देखें क्या है, क्योंकि उससे पहले एक इंसिडेंट हो रही थी जहाँ ऐसे ही ऑपरेशन में सिविलियन मर गए थे, लेडीज़ और बच्चे मर गए थे, तो मेरे दिमाग में वो डर भी था। एनीवे तो जब हम गए वहाँ पे तो 3 थे वहाँ पे MNF के लड़के, उन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया हुआ था, वेपन भी थे उनके पास, और बड़ा रेयर था कि पैसा और वेपन और लिटरेचर मिल जाए। और CO को मेरी इंस्ट्रक्शन थी कि भाई इनको क्लीन कर देना, छोड़ना नहीं है। तो मैंने जब वो देखा उसके ऊपर 2 उसमें से जख्मी हो गए, तो व्हाट आई कुडंट यू नो ह्यूमैनिटी को, तो खैर हमने उनको उठाया, वहाँ से लाया, उसके बाद हम वापस आ गए। वापस में उससे पहले एक ऐसी इंसिडेंट के अंदर जब वो वापस आ रहे थे तो उनके ऊपर इन्होंने एम्बुश किया था। सो दैट वाज आल्सो प्लेइंग अप इन माई माइंड। एनीवे जब हम पोस्ट पे वापस पहुँचे, 4-5 स्ट्रेचर में एक डाला हुआ, एक को रस्सी से ला रहे थे और एक ठीक था। उसके बाद हम भूल गए इस इंसिडेंट के बारे में कि हो गई बात का, हमने कहा जी बच बचा के आ गए हैं, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। तो दौर चलता रहा। जब हम योल में आए तो उस समय कहीं से कोई खबर आ गई कि भाई तुम्हें शौर्य चक्र मिल गया। तो ये हमारे टाइम होता था कि, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेजर्स के आगे जाऊंगा। जब हम आजकल पीपल आर वेरी एम्बिशियस, दे प्लान देयर कैरियर, दे कैलकुलेट इट। मैंने ये देखा था कि मैंने कहा भाई मैं अपनी काबिलियत से मेजर के ऊपर नहीं जा सकता। और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए, उन दोनों इसका भी बोर्ड होता था, फिर फुल कर्नल बन गए। सो गॉड हैज़ बीन काइंड एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, आई सेड यू मस्ट हैव दैट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं मेरा ये मानना है कि मेरे को 500 टाइम भगवान ने ज़्यादा दिया है जो मैं डिज़र्व करता था। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कभी एक आपके साथ हुआ कोई आपका कोई साथी हो, उसकी कैजुअलिटी हो गई हो किसी की, लाइक बहुत खास? अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, द्रास के अंदर, द्रास और कारगिल के अंदर क्या था, कक्सर के अंदर एवरी डे वहाँ फायर असॉल्ट होते थे। अच्छा। वहाँ पे मैंने 12 जो मेरे पलटन के लड़के थे, दे डाइड। और एक बार हमारे एक यूनिट की जो होती है ना MT, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, द्रास रिवर के ऊपर थी वो, और मेरे पहले से बनी हुई थी, हमने कि मैंने बनाया। एवलांच आती है, गाड़ियाँ और 6 बंदे मर जाते हैं, और एज ए CO बिकॉज कम्युनिकेशन था नहीं, मेरे को पता ही नहीं। नेक्स्ट डे बजरंग जो पोस्ट है जिसके अंदर सौरभ कालिया का म्यूटिलेशन हुआ था, वहाँ से कुछ मैंने मैसेज सुना, और उसके बाद आई कुडंट गो देयर बिकॉज मूव परमिटेड नहीं थी। फिर वो वहीं से उन्होंने कर के उनकी डेड बॉडीज़ को रिट्रीव करके वो वापस भेजा। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग थिंग, एंड मेरे को पता है कि दैट काइंड ऑफ ए एगनी आई वेंट थ्रू, बिकॉज वो जो अपने लड़के थे, और फायरिंग वहाँ डेली होती थी, RT फायर हो रहा है, मोटर फायर हो रहा है। सो दोज वर बैड डेज, बट थैंक गॉड इट्स ओवर नाउ। एंड कुछ लोग चले गए हैं, उनकी अभी भी याद आती है, बट देन दैट्स अ वे यू नो यू लिव इन आर्मी। तो ये भी जिस तरह से आपने बताया कि उस टाइम पर जब आप गए, आपने वहाँ पर 3 मिलिटेंट्स देखे, मतलब जब आप आगे बढ़े एक डर था, तो ऐसा मतलब डर एक आर्मी पर्सन नॉर्मल फैक्टर, तो ऐसा एक नॉर्मल फैक्टर मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरे को डर नहीं लगता है। तो फील्ड मानेकशा ने बड़ा अच्छा कहा था इसके ऊपर, गोरखा सोल्जर्स के बारे में, कि इफ़ समबडी सेज कि मैं मरने से नहीं डरता, तो कहता है या तो वो पागल है या फिर वो गोरखा सोल्जर है। गोरखा तो मैं हूँ नहीं, मेरे को तो डर लगता था। जी। तो ये एक नॉर्मल है। But then you know it's a question of weighing between what is your duty. You have to overcome your fear. Any field in life. और आपने उस ऐड भी सुनी होगी ना, डर के आगे जीत है। तो मैं यंगस्टर को मैसेज दूंगा कि ये डर है, ये नेचुरल फिनोमिना है एक इंसान के अंदर, बट उसको उसके आगे जाना आपने। जितने एप्रीहेंशन आप कम कर सकते हैं, एंड इट्स पॉसिबल। आर्मी में तो चलो हमारी ट्रेनिंग वैसी होती है ना, जैसे हमारी कमांडो ट्रेनिंग हो जाती है, कमांडो कोर्स होता है, तो दैट्स अ वे ऑफ लाइफ देयर। बट इवन इन नॉर्मल सिविल पर्सन को डर से आगे निकलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड इवॉल्व, यू मस्ट टेक रिस्क, यू मस्ट लर्न हाउ टू ओवरकम द फियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट्स इन ए यंगस्टर। बहुत ज़रूरी है। एंड डर में कहीं ना कहीं ब्रेन हमारा काम करना बंद भी कर देता है। ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। देखिए,
आपका जो, मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ, हमारी जो माइंड की या ब्रेन की जो कैपेसिटी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, दिस इज नॉट माई थ्योरी। वी आर ओनली ओपन 8.5%, मे बी 7.5 to 8.75, और जो 8.75 जिनका दिमाग खुले हुए हैं, यू कैन कॉल देम द जीनियसेस, राइट। और ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होती जा रही है, आप देखेंगे हमारी जो नई जनरेशन आती है, बच्चों की बात कीजिए, वो कहते हैं जी कैसे बच्चे थे, हम तो ऐसे नहीं थे। तो उनका माइंड जो आस्ते से खुल रहा है, देयर इज ए बिलीफ कि जिस दिन ये 40% हमारा दिमाग फंक्शन करना शुरू कर देगा, वी विल गेट दोस डिवाइन पावर लाइक लॉर्ड कृष्णा। वही है ना, आर्मी की जैसे आपने बात की थी, आपकी एग्जांपल थी, डर में भी बंदा कैसे रहता है, काम रहता है। अभी थोड़े सालों पहले एक अभिनंदन वाला केस हुआ था, है ना, जब वो पाकिस्तान गए थे, उससे एक वीडियो आई थी, टी इज़ फैंटास्टिक। वो एटीट्यूड देख के ना सब में भी जोश आ गया था। नेचुरली, यू सी, वी टेंड टू हैव आवर हीरोज एंड रोल मॉडल्स। यूथ के अंदर होता है, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, थे रादर। तो ये अच्छा कंसेप्ट है कि हम सीखें, और सीखने के लिए मैं लोगों से, बच्चों से जब बात करता हूँ ना, एज आई टोल्ड यू, आई गॉट ए मोटिवेशन चैनल आल्सो, तो मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ, उनकी मैं सुनता हूँ, एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द माइंड सेट विच एवर प्रेजेंट जनरेशन हैज़। सीखने के लिए सबसे जो बड़ी जो द प्री रिक्विजिट है वो है कि आपका माइंड जो है वो ओपन होना चाहिए। हम लोग उस गलतफहमी में रहते हैं कि मेरा दिमाग जो है वो खुला हुआ है, लेकिन इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व इट विद द ट्रुथफुल इंट्रोस्पेक्शन, आप पाएंगे कहीं ना कहीं वो बंद हो रहा है। और बंद माइंड के साथ आप कुछ ना सीख सकते हैं, ना आप इवॉल्व हो सकते हैं, ना आप ग्रो हो सकते हैं। इसी से मुझे एक चीज़ और, एक सवाल और था कि जैसे मूवीज़ में भी देखा है, या कई बार जितने भी हमारे जवान हैं, अगर वो पाकिस्तान में चले जाते हैं या उनकी आर्मी उन्हें पकड़ लेती है, तो उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है। पाकिस्तान इज़ ए क्रूअल नेशन। इज़ इट ट्रू? अभी इट्स अ फैक्ट। ओके, देखिए, इनका जो जिहादी माइंडसेट है वो क्या है कि जो मुस्लिम रिलीजन में बिलीव नहीं करता वो काफिर, एंड काफिर मस्ट बी किल्ड। हमारा जब इन्होंने, हम 1 लाख लोग पकड़े थे, जनरल मानेक शाह, फील्ड मार्शल मानेक शाह उस समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और जो उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन के अंदर उनको ट्रीटमेंट दी है, पाकिस्तानी सोल्जर भी उनके गुण गाते थे। ये फ़र्क है और इंडिया और पाकिस्तान में। हाँ, which is we are a great nation. We were a great nation, we are a great nation, and we'll further keep on moving up. I'm very sure about it. अतिथि थे वो। अब जैसे यंगस्टर्स काम करेंगे देश के लिए, तो we'll touch the pinnacle of our glory. कोई मैसेज आप यंगस्टर्स के लिए देना चाहते हैं? देखिए, यंगस्टर को मैं यही बोलूँगा कि be a leader, devise your own strategy that how you're going to be leader. Be a learner. Be inquisitive, develop the knowledge for hunger, be, a explorer and experiment. Dream big, think big, act big. And top of it, you must do something for our nation and its people. It's not that I lived only for myself and one day withered away. देश के लिए कीजिए, उन लोगों के लिए कीजिए जिनको आपके सहारे की, आपसे प्रोत्साहन की, आपके किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है। एक गाना भी है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये गम ज़माने के लिए। वी मस्ट बी ए गिवर इफ़ द गॉड रिमेन काइंड टू अस, और अपने आप को एम्पावर कीजिए कि यू कैन गेट इनटू द रोल ऑफ ए गिवर। वही है, मैं आई थिंक सर की भाषा में सबको कहना चाहूँगा, अगर आप लाइफ में आए हो, लाइफ से जाते जाते 1-2 लोगों को इंस्पायर ज़रूर करके जाओ। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू।